Hello people, I hope you're doing wonderful and here we are for another session of corporate funding, right? This is lecture number 3 और हम लोग अभी तक चुकू 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 कछुए की चल रहे हैं यार, ठीक है? शुरू करेंगे क्या लेक्चर? Shall we start the session यारों? Shall we start the session? Shall we start the session? Yes people, चलिए। तो यारों बात ऐसी है बात ऐसी है कि कल हम लोग देख रहे थे, हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था। मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 अभी तक हम बड़े बेसिक चीजों पर हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंडियन इक्विटी पब्लिक फंडिंग, बट यहां पर एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा आईसीडीआर रेगुलेशन, राइट? कल के डिस्कशन में करते करते एक बात हुई थी, पेटीएम करो। पता करके आया क्या पेटीएम कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है? पता करके आया क्या? होमवर्क का मतलब समझते हो? कथों होमवर्क का मतलब होता है होम पे वर्क। आ गए मुंह उठा के मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? पहले बताओ, पेटीएम तो ब्रांड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशंस, वेरी गुड। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। गधों, इसका एक आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा तो आपको और मजा आ जाएगा। रखो, एनुअल रिपोर्ट। हम्म 197 कम्युनिकेशंस, क्या लिखा है गधों आगे? लिमिटेड। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। एक बात आपको समझनी होगी यारों, दैट पब्लिक कंपनी, क्या ये जरूरी है? क्या ये पब्लिक कंपनी है मतलब ये लिस्टेड होगी? टेल मी, इज इट मैंडेटरी इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी इट हैज टू बी लिस्टेड? No. So this is yet a merely unlisted public company and Paytm intends to be listed now. Zomato intends to be listed now, right? So Paytm जो है ना बेटा जी, ये एक पब्लिक कंपनी है ऑलरेडी, ये एक ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है, लेकिन ये अब होने वाली है लिस्ट, ठीक है? तो गधों थोड़ा सा जनरल नॉलेज बढ़ाओ और आगे बढ़ो। तो कल का तो मैंने जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो तो मैंने पढ़ा दिया था वहां पे, बट एक डिस्कशन मैंने पूछा था तो आप बच्चों को थोड़ी सी गलतफहमी थी दैट पेटीएम इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वो आई गेस गलतफहमी खत्म हुई है, ठीक है? तो एकदम मस्ती में रहो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अपने आसपास आपको दिखेगी, जो आपको कभी लगता है कि कुछ और, वो एक्चुअली कुछ और ही। तो पेटीएम इज अ पब्लिक कंपनी बट येट एन अनलिस्टेड कंपनी। वेरी सून यू विल सी पेटीएम का आईपीओ कमिंग अप, ठीक है? कल मैंने आपको बात बताया, पेटीएम एक ऐसी पब्लिक कंपनी इसके ऑलरेडी शेयर्स इशूड है, फिर भी उसका आईपीओ आएगा। हाँ, ऐसा कैसे आएगा कि नहीं आएगा? पेटीएम एक पब्लिक कंपनी जो पहले मान लीजिए 2-3 बार शेयर्स इशू कर चुकी है, फिर भी उसका आईपीओ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अरे आ सकता है, कल ही तो बताया था, याद आ रहा है ना, कि जब एक कंपनी लिस्ट होती है तब जो इशू करती है उससे आईपीओ टर्म किया जाता है हमारे एकेडमिक पर्पसेस के लिए। तो लीगल पर्पसेस के लिए, एकेडमिक पर्पसेस के लिए, जब एक कंपनी भले ही उससे पहले शेयर्स इशू किए होंगे, बट जो लिस्ट हो रही है उस टाइम पे जो इशू करती है उसको हम आईपीओ कह देते हैं। इज एवरीवन विद मी? एक बात पहले ही बता चुका हूं यारों, इस बैच में एक और बार बता देता हूं मैं कि मैं क्लास में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस नहीं देने वाला हूं गधों, ठीक है? तो डोंट आस्क कि सर ये करें वो करें, इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। तो आई विल नॉट बी गिविंग एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस इन क्लास। क्या मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस देता ही नहीं हूं, ये समझ लो, ठीक है? तो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस नहीं देता हूं मैं बच्चों को, ठीक है? तो ध्यान रखो। इधर आओ, चलो थोड़ी पढ़ाई करेंगे क्या? थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताओ, बोलो मुझे, पढ़ाई का मन है? टोई टोई आए हैं
तो पढ़ लेते हैं। आकांक्षा जी ले चुके हैं उन सबको हम। चलिए यारों, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर। हमने स्टार्ट किया एकदम बेसिक तरीके से पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ इशू हमने पढ़ा था। आई डोंट थिंक आई इवन नीड कि मैं आपको उसका रिवीजन कराऊं, बट फिर भी मैं करा देता हूं। टाइप्स ऑफ इशू हमने क्या पढ़ा टाइप्स ऑफ इशू के अंदर? हमने टाइप्स ऑफ इशू के अंदर पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इशू में आ गया पहले पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ, उसके बाद में राइट इशू, उसके बाद में बोनस इशू, और उसके बाद में आया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में तीन चीजें पढ़ ली हमने। क्या? प्रेफरेंशियल इशू, सिलेक्टेड लोगों को शेयर्स इशू करना। इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को शेयर्स प्लेस करना। और लास्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होने चाहिए, तो सिलेक्टेड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को शेयर्स प्राइवेट प्लेसमेंट तौर पे देना। आई होप यू आर वेरी क्लियर। प्रेफरेंशियल इशू, इंस्टीट्यूशनल अलॉटमेंट एंड लास्ट वन इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। मेरी आपसे एक छोटी सी अपेक्षा रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाता हूं वो लेक्चर के बाद में आप एक बार उसको अच्छे से नोट्स में देख लें, बस एक बार रिवाइज करें, एक बार गो थ्रू करें। Shall we start the session today? Shall we start the session for today? yes. चलो ब्रिलियंट। क्या अब यारों एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे कि एक नॉर्मल चीज क्या होती है यारों। जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहता है, ये आप एग्जीक्यूटिव में पढ़े अच्छे से, जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहता है तब क्या होता है? दैट पर्टिकुलर कंपनी has to give draft of a document to बोलो to whom? Draft of a document has to be given to SEBI। सही बात है। अब मुझे बताओ कि हम कितने दिन के लिए रुकते हैं? आप सबको पता है वी वेट फॉर 30 days। सेबी को अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन देना है या कमेंट्स देने हैं, सेबी को अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स देने तो वो सेबी को देने होते हैं विद इन 30 डेज में। विद इन 30 डेज में सेबी हैज द राइट टू गिव एनी ऑब्जर्वेशन ऑन कमेंट्स ओवर दैट ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर 30 डेज में सेबी के कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स नहीं आए तो हम मान लेते हैं दैट ऑफर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज द ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी हमें ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स दे दिए, सो देन द कंपनी adds those observation and comments, make the changes, and then the draft of a document becomes offer document। फिर वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें ऐसा क्या है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है यारों, उसमें सिर्फ एक चीज है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और ऑफर डॉक्यूमेंट बस एक चीज है, दैट ऑफर डॉक्यूमेंट इज फाइनल। अगर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए थे सेबी ने तो आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर ये जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये आप देते हैं आरओसी को, ये आप देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, और ऑफर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आप सेबी को भी दे देते हो। ऑफर डॉक्यूमेंट की एक कॉपी आप सेबी को भी दे देते हैं। यहां किसी बच्चे को आपत्ति है क्या? मुझे बता। ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया, ये एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ चुके हो, यहां तो कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। एवरी वन ऑफ यू इज वेल अवेयर। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं कोई भी चीज प्रिज्यूम करके नहीं चलूंगा कि एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ी है, मैं उसको एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा। बट हाँ, मैं ये अपेक्षा रखता हूं कि जब मैंने ये बता दिया उसके बाद आप बोलो हाँ 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 ये पढ़ा था, इतनी मैं अपेक्षा आपसे जरूर रखता हूं। ठीक है, चलिए, वंडरफुल। अब ये पॉइंट देखिए, रीड द पॉइंट, रीड दिस पॉइंट, रीडो जनता रीडो। क्लियर बेटा जी? ये वही है जो कल हमने डिस्कस किया था, बस अब आपको अच्छे से, हाँ कहने का मतलब है कि जो कंडीशंस हमें कंप्लाई करनी होती है, जो कंडीशंस हम पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस अभी तक आपको पढ़ाई नहीं है, कंडीशंस अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये मुझे एक वर्ड भी यहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो कंडीशंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इधर हाँ, ये जो कंडीशंस मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, ये जो कंडीशंस यहां पे पढ़ाने वाला हूं, ये कंडीशंस आपको ऑलरेडी पता है, ये कंडीशंस आपको ऑलरेडी पता है, बट हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, राइट? चलिए, तो ये जो कंडीशंस होती है, ये कंडीशंस आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते टाइम भी कंप्लाइड रखनी है और ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते टाइम भी कंप्लाइड होनी चाहिए। सो ये जो कंडीशंस है, एलिजिबिलिटीज हैं, इट हैज टू बी कंप्लाइड बोथ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट। चलिए, लेट्स टॉक हियर। आई थिंक आपको बस पुरानी यादें ताजा होगी, यहां पे कोई परेशानी की बात ही नहीं है।
एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि अगर कभी भी इनिशियल पब्लिक ऑफर करना है तो व्हाट आर द एलिजिबिलिटीज? पहला, द इश्यूअर हैज अ नेट टेंजिबल असेट ऑफ एटलीस्ट 3 crore in a restated and consolidated basis in each of the preceding 3 full years of 12 months each, of which not more than 50% is held in monetary assets. कुछ याद आया क्या ढूंढू? नेट टेंजिबल असेट, नेट टेंजिबल असेट पिछले 3 सालों के कितने होने चाहिए? 3 crore in each year, 3 crore in each year. याद आ रहा है? रुकना, उसमें और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में ये भी नहीं, ये बाद में बात करेंगे। ये द इश्यूअर हैज एन एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 15 crore calculated on a restated and consolidated basis during the 3 preceding years with operating profit in each of the 3 preceding year. पिछले 3 सालों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज 15 शेयर होना चाहिए और हर साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना अनिवार्य है। The issuer has a net worth of at least 1 crore in each of the preceding 3 full years. यहां पे वैसे आई थिंक जब आप एग्जीक्यूटिव में थे तभी अमेंडमेंट हो चुका था, तो कुछ चेंजेस हुए थे, लेकिन वो जब आप एग्जीक्यूटिव में थे तभी हो चुके थे। And in case the issuer has changed its name within the last 1 year, at least 50% of the revenue calculated on a restated and consolidated basis for the preceding 1 full year has been earned by it from the activity indicated by the new name. बहुत से ज्यादा आसान अगर कुछ है तो वो ये है, बहुत से ज्यादा आसान अगर कुछ है तो वो ये है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम वो पढ़ रहे हैं जो बच्चे आपको अच्छे से पता है। सब लोगों का 100% फोकस है। समझना, अगर किसी को याद है तो। लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फोकस करना अच्छे से। अगर आईपीओ कर रहे हैं तो 4 कंडीशन है यहां पे। क्या? पहली कंडीशन, नेट टेंजिबल असेट हैज टू बी 3 crore इन ईच प्रीसीडिंग 3 years। कि आपका नेट टेंजिबल असेट 3 crore होना चाहिए इन ईच प्रीसीडिंग 3 years। ओके, वंडरफुल। उसके बाद आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 15 crore। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी 15 crore ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, मतलब पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट जो है 15 crore होना चाहिए। बट यहां पे एक नई कंडीशन आई है, बट एवरी ईयर यू नीड टू हैव प्रॉफिट विथ प्रॉफिट इन एवरी ईयर, कि हर साल में आपका प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एवरी ईयर यू नीड टू हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक भी साल में लॉस हुआ ना तो नहीं करने देंगे आईपीओ। एक भी ईयर में लॉस हुआ ना तो आईपीओ नहीं करने देंगे। तो एवरी ईयर यू नीड टू हैव प्रॉफिट्स फॉर श्योर। एवरी ईयर यू नीड टू हैव प्रॉफिट्स फॉर श्योर। क्लियर है? हर साल प्रॉफिट होने चाहिए बट एवरेज 15 CR होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन, नेटवर्थ हैज टू बी 1 crore। आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए 1 crore इन ईच प्रीसीडिंग 3 year। और जो लास्ट कंडीशन है मैं आपको बता देता हूं। द लास्ट कंडीशन इज इन केस यू हैव चेंज योर नेम। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, एट लीस्ट 50% रेवेन्यू, याद आ रहा है कि नहीं, शुड बी from activity suggested by the new name. So in case of change of name in last 1 year, of course, इन लास्ट 1 year, अगर आपने पिछले 1 साल में नाम चेंज किया, इफ यू हैव चेंज योर नेम इन लास्ट 1 year, देन द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम द एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम। ये 4 कंडीशंस हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको 1% भी परेशानी होगी इन 4 कंडीशंस में। एक और बार मैं डिस्कस करता हूं अच्छे से। पहली कंडीशन है दैट यू नीड टू हैव अ नेट टेंजिबल असेट ऑफ एटलीस्ट 3 crore इन ईच प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है। सेकंड कंडीशन, यू नीड टू हैव
एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 15 CR in preceding 3 years with profit in each, with operating profit in each preceding 3 year. फिर net worth 1 crore in each preceding 3 year, and last one is what? If at all you have change in name in your last 1 year, then the activity, at least 50% of the revenue should be from activity suggested by new name. सही बात है, सही बात है, लेकिन रुको, यहां पर एक बहुत खास चीज है। ये जो नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ का है ना, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ का है ना, इसमें एक और लिमिट आती है कि मैक्सिमम 50% कैन बी इन मॉनिटरी फॉर्म। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम 50% कैन बी इन मॉनिटरी फॉर्म, कि इसका मैक्सिमम 50% जो है ना वो मॉनिटरी फॉर्म में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो मान लीजिए हमारा नेट टेंजिबल एसेट है 6 करोड़, ठीक है, 6 करोड़ हमारा नेट टेंजिबल एसेट, तो उसका 50% कितना हुआ? 3 करोड़। 3 करोड़ से ज्यादा मॉनिटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए, 3 करोड़ से ज्यादा मॉनिटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। सर अगर है तो क्या? मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। अगर है तो क्या? अगर मान लीजिए आपका 50% से ज्यादा मॉनिटरी एसेट्स में है, तो भी आप आईपीओ कंटिन्यू कर सकते हो, बट यू विल हैव टू गिव अ फर्म कमिटमेंट, यू विल हैव टू गिव अ फर्म कमिटमेंट कि यार हम जो है ना इसको विद इन 50% की लिमिट में बहुत ही जल्द ले आएंगे। व्हाट डू मीन बाय मॉनिटरी एसेट्स में समझाने की कोशिश करता हूं। नेट टेंजिबल एसेट मतलब मैंने देखा कि मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट्स देख रहा हूं, तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़ के हैं और 5 करोड़ का कैश है, 5 करोड़ का कैश है, बैंक अकाउंट 5 CR, लैंड एंड बिल्डिंग 1 CR, तो मेरा नेट टेंजिबल एसेट तो 6 CR हो गया, बट उसमें से मॉनिटरी कितने? 5 CR। आपको समझ में आ रहा है? 1 CR लैंड एंड बिल्डिंग, 5 CR बैंक बैलेंस। अब मैंने देखा मेरा हाँ नेट टेंजिबल एसेट तो 6 CR का है, बट उसमें से 5 CR के तो मॉनेटरी एसेट्स है ना, नहीं चलेगा। मॉनेटरी एसेट्स मैक्सिमम कितने चलेंगे? 50%। और मान लो ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पे भाई मॉनेटरी एसेट 5 करोड़ है और अदर एसेट्स 1 करोड़ ही है, और यहां पे तो टोटल नेट टेंजिबल एसेट हो गया 6 करोड़। मॉनेटरी एसेट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 करोड़। तो मुझे क्या करना होगा? जो 2 करोड़ का एक्सेस है ना, वो उसका एक फर्म कमिटमेंट देना होगा दैट वेरी सून वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस 2 करोड़ एंड बाय अ फिक्स्ड एसेट। तो विल हैव टू स्पेंड एंड आई विल हैव टू गिव अ फर्म कमिटमेंट अबाउट इट। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आई वांट यू पीपल टू गिव दिस अ रीड एंड देन आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। यहां से यहां तक पूरा रीड करना है आपको एलिजिबिलिटी का, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे ज्यादा फोकस देना है। रीड इट वंस, फिर आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, देखते हैं आप वो क्वेश्चन कर पाते हैं क्या। रीड द प्रोविजन वेरी केयरफुली, रीड इट वंस। रीडे कि नहीं रीडे? चलिए आपके सामने लाता हूं मैं वो क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी। यस,
आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम यू. दिस इज अ CS एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन वैसे, बट आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम, बिकॉज ICTR तो सेम ही है ना. मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूं. टेल मी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर करना है आपने मेरे को. गिव इट अ ट्राई. ए GDPD, ऐसे घर पे बैठ के गुटर गुटर देखना नहीं है, सॉल्व करो इसको. एंड घर पे बैठे बैठे चीखो चिल्लाओ कि आंसर क्या होगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, चीखो और चिल्लाओ. और ये बच्चे जो यहां पर बच्चे बैठे हैं, आप लोग भी फटाफट से कैलकुलेट करो एंड देयर आफ्टर टेल मी द आंसर ऑफ 1, 2 एंड 3. चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन. RP Limited is planning to issue an IPO in 2019 for which a draft of a document is proposed to be filed in September. The following data is available regarding the company. Net tangible asset कितना है उनका? 5 crore, 8 crore, 7 crore. हाँ, net tangible asset has to be 3 crore in each year. है 3 crore. Monetary asset 1 crore, 3 crore, 3 crore. ठीक है. Monetary asset 50% तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो 5 crore में से 1 crore monetary asset है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड. 8 CR में से 3 CR मॉनिटरी एसेट से कोई परेशानी नहीं है, 4 तक अलाउड है. 7 में से 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3.5 तक अलाउड है. तो मॉनिटरी एसेट कैन बी मैक्सिमम 50% ऑफ द नेट टेंजिबल एसेट. तो तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं. नेट वर्थ 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ परफेक्ट है. नेट वर्थ हर ईयर में मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए. इनकी 3, 4 और 5 है. ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा ऊपर होना चाहिए बस. फर्स्ट क्वेश्चन, एडवाइज द कंपनी वेदर दे कैन प्रोसीड विद द IPO. ओ ये they can proceed with the IPO. Yes, they can proceed with the IPO. Clear है. Second question, will your answer be different if value, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, will your answer be different if the value of monetary asset is 4 crore in 2016-17. 2016-17 में अगर वैल्यू हम 4 करोड़ कर देते हैं मॉनिटरी एसेट्स का, तो क्या आपका अच्छा? कुछ नहीं हुआ, ठीक है. आपको आवाज है कि तेज भम करके आवाज है क्या आपको? बहुत तेज भम करके, है ना? मैं देख के आऊं कि नहीं आऊं? छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ. नहीं आई नो क्या हुआ है वैसे, मतलब बस वो मैं देख के टॉपिक कंप्लीट करके देख के आता हूँ. हुआ क्या है कि मैंने सिटिंग ना, फिर आई डन इट, मैंने इट इज जस्ट द डोर. ओके, तो मैंने डोर को ओपन रखा था. ठीक है, तो डोर को ओपन ऐसे रखा था कि ऐसे क्यों ओपन रखा था, आई डोंट नो. मतलब हाँ, वो मतलब जब मैं वहां पे बैठ के आई वाज रीडिंग ना देयर, सो जो हॉल है जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे देयर इज अ बिग विंडो एंड देयर इज अ डोर ऑन द अपोजिट साइड, राइट. सो विंडो खोल रखा था और डोर को मैंने खोल रखा था पूरा, सो दैट वैसा हवा मूव करे, तेज से हवा आती है प्लांट्स प्लांट से, तो मजा आता है ऐसा. तो मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तो फिर मैंने उसको खुले रखा था. तो आई थिंक बस वो बहुत तेजी हवा गई और बूम कर दिया उसने. तो बस इतना ही हुआ है. बस मैं आशा करता हूँ कि उसके आसपास जो प्लांट्स पड़े उनको कुछ नहीं हुआ. तो मैं जाके आता हूँ टॉपिक कंप्लीट करके. इधर आओ. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, एकदम दिल धक धक हो गया यार. Will your answer be different if value of monetary asset is 4 CR in 16-17? 16-17 में अगर 4 CR कर दूं इस 3 की जगह, तो क्या फिर भी IPO किया जा सकता है? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes. Because maximum 50% अलाउड है ना, तो फिर भी 50% ही हुआ ना, 4 CR तक तो अलाउड है. Next is, how will you deal with the situation if company has monetary assets of 5 crore in the year 2017 and 18? 17-18 में इस 3 की जगह 5 CR है. अब परेशानी हो गई, अब परेशानी हो गई.
लेकिन आप बच्चे गधे हो। मुझे बताओ यहां पे अब वो आईपीओ कर सकता है कि नहीं? 7 करोड़ 5 करोड़, 7 करोड़ इज द नेट टेंजिबल एसेट एंड 5 करोड़ इज द मॉनेटरी एसेट। टेल मी वो आईपीओ कर सकता है नहीं? हाँ जीडीपी का आंसर दो, फिर मैं बोलूंगा कि आप गधे हो। अब यस बोल रहे हो, पहले नो बोले थे बच्चे। अभी भी कर सकता है, बट उसको क्या करना पड़ेगा? एक फर्म कमिटमेंट करना होगा कि ये जो बैलेंस बनी जिसकी 7 करोड़ का 3.5 हो सकता है मैक्सिमम, तो 1.5 करोड़ का एक्सेस है ना, तो उसको एक फर्म कमिटमेंट देना होगा कि 1.5 करोड़ के मॉनेटरी एसेट्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा नॉन मॉनेटरी एसेट्स में। देखो ये लाइन, रीड पॉइंट 2 अगेन, रीड पॉइंट 2 अगेन। सॉरी, समझ में आया ना कि अगर कभी मॉनेटरी एसेट 50% ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि आईपीओ नहीं कर सकता, बट उस व्यक्ति को फर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा कि ये जो मेरा रेसिड्यू रह गया ना इसको मैं बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा फिक्स एसेट्स के अंदर या फिर मतलब नॉन मॉनेटरी एसेट्स में। However, if more than 50% of net tangible assets are held in monetary asset, the issuer has utilized or made firm commitment to utilize such excess monetary limit in its business or project. तो आप जाके सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है, this limit of 50% shall not apply in case IPO is made entirely through an offer for sale. ऑफर फॉर सेल एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको सिंपल तरीके से समझना है, ऐसा है कि कभी कभी कंपनी इज नॉट इशूइंग फ्रेश शेयर्स, कंपनी इज नॉट इशूइंग फ्रेश शेयर्स, the shares were already held by a few people, the shares were already held by a few people and those people are selling their share, those people are selling their share now, simple। तो यहां पर मान लीजिए अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है तो उसके अंदर 50% मॉनेटरी वाली कंडीशन नहीं देखी जाएगी, इतना सा। तो अगर ऑफर फॉर सेल हो रहा है जहां पे कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू नहीं कर रही है, जो ऑलरेडी कुछ लोगों के पास शेयर्स थे वो इस आईपीओ में अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका 50% की लिमिट नहीं आएगी। यहां पे मजा आएगा, आपने जोमैटो का आईपीओ पढ़ना चाहिए, आपको जोमैटो का आईपीओ पढ़ना चाहिए कि क्या हो रहा है कि वेदर द कंपनी इज एक्चुअली इशूइंग फ्रेश शेयर्स और देयर वाज समवन हु इज ऑलरेडी होल्डिंग अ लॉट ऑफ शेयर्स, दे आर सेलिंग देयर शेयर्स थ्रू आईपीओ, या फिर देयर इज अ कॉम्बिनेशन। तो जोमैटो को बैकएंड पे पढ़ेंगे तो मजा आएगा। तो गधों, ये आपको मैं क्लास में नहीं बताऊंगा, आपने पढ़ना है जोमैटो के आईपीओ के बारे में कि कंपनी फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है या फिर किसी का ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स आईपीओ में बेच रहा है पब्लिक को, या फिर एक कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिसर्च अबाउट इट, ओके परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर एन आईपीओ। क्या आईपीओ करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है? तो हमने ये समरी बनाई है भाई साहब कि ये 4 कंडीशन अगर कंप्लाई की तो ही आप आईपीओ कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। चल, ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, अभी तक आपको पेन डाउन करना नहीं है, बहुत समय बाद पेन डाउन कराऊंगा। और मैं मुझे आपको वापस ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे लेक्चर में जब तक मैं बोलूं नहीं आपने लिखना नहीं है। मैं लिख रहा हूं भले, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने पूरा फोकस समझने पे करना है। आई विल गिव यू टाइम व्हेन टू राइट एंड आई विल टेल यू व्हाट टू राइट, ठीक है। चल, अब आते हैं हम लोग एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन आईपीओ। कौन कौन सी एंटिटीज आईपीओ नहीं कर सकती? बहुत आसान, सुपर इजी, सुपर इजी। इफ द इशूअर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर कैसा? मैंने जो एग्जांपल लिया ना ऑफर फॉर सेल के अंदर, किसी व्यक्ति के पास शेयर्स है, वो अपने शेयर्स बेच रहा है आईपीओ में, तो सेलिंग शेयर होल्डर कहा जाता है उनको। आर डिबार्ड फ्रॉम असेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। तो अगर इशूअर, प्रमोटर या सेलिंग शेयर होल्डर इज डिबार्ड तो ऑफ कोर्स आईपीओ नहीं हो सकता। तो कौन कौन आईपीओ नहीं कर सकते? अगर कंपनी मतलब इशूअर डिबार्ड है, प्रमोटर ग्रुप डिबार्ड है, या फिर सेलिंग शेयर होल्डर डिबार्ड है, तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। सेकंड, if any of the promoter or director of the issuer is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing the capital market। बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। आप गंदे नहीं हो, बट आपकी संगति गंदी है। समझना क्या कि मेरी कंपनी आई थी आईपीओ के लिए, मेरी कंपनी को मना कर दिया कि आईपीओ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका एक डायरेक्टर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है, आपका एक डायरेक्टर जो आपकी कंपनी में डायरेक्टर है वो एक और ऐसी कंपनी में डायरेक्टर है विच कंपनी इज डिबार्ड। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड, I am also director of B Limited. If A Limited is debarred from accessing capital market, even B Limited cannot go for an IPO. If any of the promoter or director of the issuer is a promoter or director of any other company which is debarred from accessing the capital market by SEBI. तो अगर ऐसा है कि भाई साहब there is a company, उसका डायरेक्टर, that company is debarred
उसका डायरेक्टर हूं मैं, ठीक है, एक डिबार्ड कंपनी उसका डायरेक्टर हूं मैं। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड, दिस इज अ गुड कंपनी, बट ये कंपनी भी आईपीओ नहीं कर सकती। सेम, आई एम अ प्रमोटर ऑफ ए लिमिटेड, डिबार्ड है, आई एम ऑल्सो प्रमोटर ऑफ बी लिमिटेड, नहीं, ये भी आईपीओ नहीं कर सकती। तो एक तो अगर आपके खुद के इश्यूअर, आपका प्रमोटर, सेलिंग शेयर होल्डर डिबार्ड है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते, या फिर आपका कोई भी डायरेक्टर या आपका प्रमोटर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर प्रमोटर है जहां पे वो कंपनी डिबार्ड है, तो आपकी कंपनी भी आईपीओ नहीं कर सकती। ये डिबार्ड वाला हो गया। नेक्स्ट, इफ द इश्यूअर और एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग हियर, कि अगर आपका इश्यूअर प्रमोटर विलफुल डिफॉल्टर है या फिर आपके प्रमोटर डायरेक्टर्स फ्यूजिटिव ऑफेंडर है। विलफुल डिफॉल्टर है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, अगर आप इनमें से कोई भी है, विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, तो भी आप आईपीओ नहीं कर सकते। सेम एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, सेम चीज यहां पर है, कुछ दिमाग लगाने का नहीं है इसको। ये जब भी आपके दिमाग में है ना विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव ऑफेंडर, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना, बताओ कौन। जब भी आप विलफुल डिफॉल्टर या फ्यूजिटिव ऑफेंडर के बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे, एक ही व्यक्ति के बारे में सोचना है, बताओ कौन। अरे अपना विज्जू, विज्जू, अपना विज्जू। आप देखो, मैं गूगल से पूछता हूं, गूगल, कोई गूगल को बताना मत, देखो देखो देखो, मैं गूगल के सिर्फ ये टाइप करता हूं विलफुल डिफॉल्टर, देखो गूगल भी क्या कहेगा, देखना देखना देखना, कोई बोलना मत गूगल को। इमेजेस में जाता हूं, देखना। गूगले को भी पता है कि विलफुल डिफॉल्टर इंडिया में मतलब का, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब विज्जू, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो विलफुल डिफॉल्टर जब भी आए दिमाग में तो मतलब हमारा विज्जू, ठीक है ना। तो ये लोग वो हैं जो लोग ऐसा पैसा पे करने की ताकत भी रखते हैं बट दे आर नॉट पेइंग, ऐसे करके प्रॉपर डेफिनेशन आती है, बट ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति any of the issue, if the issuer or any of the promoter or director, issuer, प्रमोटर या डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है तो भी आप आईपीओ नहीं कर सकते, और आपके प्रमोटर डायरेक्टर अगर फ्यूजिटिव ऑफेंडर हैं तो भी आप आईपीओ नहीं कर सकते, ठीक है। फ्यूजिटिव ऑफेंडर भी सिमिलर है, वही नीरव मोदी और विजय माल्या यही लोग आएंगे यहाँ पे भी, उसको भी सर्च करेंगे तो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है जिसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, बट ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है कि कब आप आईपीओ नहीं कर सकते, समझना। फिफ्थ पॉइंट समझने की कोशिश करो, नहीं पहले आप एक काम करो, आप लोग फिफ्थ ट्राई करो इंटरप्रेट करना, फिफ्थ आप ट्राई करो इंटरप्रेट करना, फिर मैं समझाऊंगा। पहले आप ट्राई करो इंटरप्रेट करना, देन आई विल एक्सप्लेन यू फिफ्थ पॉइंट में क्या। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं एक गधों, गाने क्या सुन रहे हो आप, पढ़ाई करो। चलिए, यस वी विल। इफ देर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, हमारे कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, और एनी अदर राइट which would entitle any person with any option to receive equity share of the issuer except outstanding options granted to employees, employees को ESOP देते हैं उसको छोड़ दो, उसके अलावा आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि कल को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, और देयर इज एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच गिव्स अ राइट टू बाय एनी सिक्योरिटी, राइट टू बाय एनी इक्विटी शेयर except ESOP under employee stock option and fully paid up outstanding convertible security which are required to be converted on or before the date of filing of red herring prospectus or prospectus। क्या कह रहे हैं सुनो अच्छे से। अगर आपकी कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि पहला देखो आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी,
or any other right which would entitle a person any option to receive equity shares of the issuer, except outstanding option granted to employees under an employee stock scheme, and fully paid up outstanding convertible securities which are required to be converted on or before the date of filing of red herring prospectus. आप समझो, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो पढ़ने में, इस एक्सेप्ट को यहां पे रोकना होगा, इस एक्सेप्ट को यहां पे रोकना होगा। पहले इस एक्सेप्ट को छोड़ दो, इससे मत पढ़ो, आप नॉर्मल चीज को पढ़ो। क्या लिखा है? कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है, कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या कोई भी ऐसा राइट है विच विल एंटाइटल एनी पर्सन विद एन ऑप्शन टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ द इश्यूअर, जैसे कि वारंट समझ लो, राइट? तो कोई भी ऐसा राइट है विच विल एंटाइटल एनी पर्सन टू गेट इक्विटी शेयर्स इन द फ्यूचर, या फिर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है विच इज सुना, विच इज रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड इन प्रोस्पेक्टस। तो ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप दो चीजों को, एक्सेप्ट करें दो चीजों को, यहां पे पॉइंट खत्म होता है। रुको गधो, मैं आपको और कंफ्यूज कर दूंगा हाईलाइट करके, ऐसे करके मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं क्या पढ़ना है। सिर्फ ये पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ना है, सिर्फ ये, एक्सेप्ट के आगे का पढ़ना ही नहीं है, एक्सेप्ट के आगे का पढ़ना ही नहीं, वो तो एक्सेप्शन दिया है कि किस केस में अलाउड है, सिर्फ यहां तक पढ़ना है। कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है या फिर कोई भी राइट है विच गिव्स यू दी पावर, विच गिव्स यू दी ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू एनी इक्विटी शेयर्स। तो अगर कोई भी राइट है जो कि आपको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने की ताकत देता है, या फिर कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आपकी पेंडिंग है, तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे ये इनको पहले इक्विटी शेयर्स दे दो ना, उसके बाद में आईपीओ करना। तो यू कैन नॉट गो फॉर एन आईपीओ इफ यू हैव एनी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और एनी राइट विच गिव्स एनी पर्सन टू बाय इक्विटी शेयर्स, एक्सेप्ट फॉर क्या क्या अलाउड है। फर्स्ट, अगर आपने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप दे रखा है तो आप ड्यूरिंग द ईसॉप्स आल्सो आप आईपीओ कर सकते हो। और दूसरा है कि अगर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है लेकिन वो रेड हेरन प्रोस्पेक्टस आप दोगे उसके पहले ही कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स में बन जाएगी, उसके पहले ही वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर्स में बनने वाली है, तो ये दोनों केसेस में आप आईपीओ कर सकते हैं। एक्सेप्ट के बाद की बात को अलग से छोड़ दो। कब आप आईपीओ कर सकते हो? एक तो अगर आपने इंप्लॉइज को ईसॉप दिया तो फिर भी आप आईपीओ कर सकते हो, यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड, यू कैन गो अहेड विद एन आईपीओ। या फिर आपकी जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है ये पहले ही कन्वर्ट हो जाएगी, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रेड हेरन प्रोस्पेक्टस। आप ये रेड हेरन प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे ना, उसके पहले ही कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगी। तो एज ऑन डेट ऑफ फाइलिंग द रेड हेरन प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस, विल यू हैव एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी? नो। So, if you have any convertible security on the date of filing red hand prospectus, तो फिर you cannot go for an IPO। लेकिन अभी अगर कन्वर्टेबल है, अरे कन्वर्टेबल है सर बट चिंता मत करो, हम रेड हैंड प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे उसके पहले ये कन्वर्ट हो जाएगी, चलेगा, चलेगा, अलाउड है। या फिर ईसॉप्स को आप दे रहे तो चलेगा, पेंडिंग ईसॉप्स भी चलेंगे। और अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाएगी बिफोर फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, उसके पहले अगर कन्वर्ट हो जाती है बिफोर फाइलिंग द रेड हैंड प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस, उसके पहले कन्वर्ट हो जाएगी तो चलेगा, ईसॉप्स दिए तो चलेगा। तो दो चीजें अलाउड है, दो चीजें अलाउड है। लेकिन जनरली क्या अलाउड नहीं है? अगर आपकी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पेंडिंग है, अगर आपकी कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी पेंडिंग है या फिर कोई भी राइट आउटस्टैंडिंग है जिसके अंदर सामने वाले के पास राइट है टू गेट एनी इक्विटी शेयर्स लाइक वारंट, तो अगर वो आपके आउटस्टैंडिंग है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। अब समझना है आपको कैसे कि ये पॉइंट यहां से यहां तक की और इसके आगे का जो है ना पूरा एक्सेप्शन, यहां से यहां तक ब्रैकेट में ले लो, यहां से यहां तक ब्रैकेट में ले लो। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अब इसको शांति से पढ़ो, पहले सिर्फ यहां से यहां तक पढ़ना, हाईलाइटेड पार्ट को उसको अच्छे से समझ लो, फिर बताओ क्या क्या एक्सेप्ट में आता है कि किस केस में आईपीओ कर सकते हैं। गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। गिव इट अ ट्राई गधों। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। यस पीयू, आशा करता हूं समझ में आ रहा है कि कोई भी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सिर्फ ये पढ़ो, मैं कह रहा हूं जो ब्रैकेट में उसको पढ़ो ही मत। कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है या कोई भी राइट आउटस्टैंडिंग है जिसमें कोई व्यक्ति इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकता है तो आप आईपीओ के लिए नहीं जा सकते। लेकिन बोले सुनो ना, ईसॉप्स है ना, तो फिर आप आईपीओ के लिए जा सकते हो। या फिर आपने अगर भले कन्वर्टेबल था लेकिन आपने रेड हैंड प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस फाइल करने के पहले वो कन्वर्ट हो चुका है, तो एट द टाइम ऑफ रेड हैंड प्रोस्पेक्टस तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, चलेगा, चलेगा। यस, वहां
एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी कंप्लाइड फॉर आईपीओ अंडर आईसीडीआर। तो आईसीडीआर के अंदर आईपीओ के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पढ़ी। रुको 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 रुको, जनरल कंडीशन नहीं पढ़ा रहा मैं आपको सीधे लिए चाहता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफपीओ, बहुत ही बढ़िया। रीड एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन एफपीओ, पहले पढ़ो 1 2 3 एंड 4। रीड द 4 पॉइंट्स टॉकिंग अबाउट एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक अ एफपीओ, कि कौन कौन सी एंटिटीज एफपीओ नहीं कर सकती। कौन कौन सी एंटिटीज एफपीओ नहीं कर सकती। पढ़ा रहा हूं। If issuer, any of its promoter group, director, selling shareholder are debarred from SEBI, जो हमने पहले पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। Next, any of the promoter director or the issuer of the promoter director is the company or the issuer promoter director of any other company which is also debarred। वही जो हमने वहां पे 2 पॉइंट पढ़े थे कि अगर कोई issuer, promoter, director वो लोग debarred हैं तो वो कर ही नहीं सकते आईपीओ। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमारा प्रमोटर या डायरेक्टर है, हमारा प्रमोटर डायरेक्टर है, वो किसी और कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है, विच कंपनी इज डिबार्ड, तो हमारी कंपनी का भी आईपीओ नहीं हो सकता। तो यहां पे हमारी कंपनी का भी एफपीओ नहीं हो सकता। If the issuer or any of its promoter directors is a willful defaulter and fugitive offender, fugitive economic offender is the complete one। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट चारों पॉइंट। सर तो वहां पे 5 थे, बस वहां पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का भी पॉइंट था, यहां पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला पॉइंट नहीं। सिंपल, क्लियर है, क्लियर है। अब आता है एफपीओ के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो एलिजिबिलिटी के लिए यहां पे 4 पॉइंट थे, नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थर्ड वन वाज नेटवर्थ, और चौथा था इन केस ऑफ चेंज इन नेम। फॉर एफपीओ एक ही पॉइंट आता है, इन केस ऑफ चेंज इन नेम। जस्ट रीड द फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पढ़ना ही नहीं है अभी आपको, सेकंड नहीं पढ़ना है, जस्ट रीड द फर्स्ट पॉइंट। सेम है क्या नहीं, बोलो सेम है, बोलो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सर एकदम सेम है। सेम है। जीडीपीडी घर पे चीखो चिल्लाओ, मैं सही कह रहा हूं, मैंने पिटाई कर देनी अगर घर से आवाज नहीं है आपके। तो मैं हर एक जीडीपीडी के बाद में घर जाता हूं बैचेस कैंड में और आस पड़ोस को पूछता हूं कि इसने आपको पिछले 3 महीने में परेशान किया कि नहीं किया। अगर वो बोलते थे नहीं किया तो मुझे इतना बुरा लगता है कि ये को तो फिर क्या फायदा हुआ मेरा, तो फिर क्या फायदा हुआ। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे पढ़ाऊं और हिंदुस्तान के हजारों घरों से आवाज आनी चाहिए। हाय 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 हाय, तब आएगी, तब आएगा, मतलब मेरे जीने का उद्देश्य पूरा होगा। कर दो परेशान अपने पास पड़ोस को, इधर आओ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द सेम with respect to the eligibility requirement, that if the company has changed its name the preceding 1 year, at least 50% of the revenue should be coming from the activity suggested by the new name। ठीक है, अब ये क्या है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये क्या है बेटा जी, ये है ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म कहते हैं कि अगर कोई कंप्लाई नहीं कर पाता है, फोकस करना अच्छे से, अगर कोई कंप्लाई नहीं कर पाता है ऊपर की कंडीशन, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म होता है। If an issuer does not satisfy the above mentioned condition, अगर कोई व्यक्ति above mentioned condition को satisfy नहीं कर पाया, change in name वाली, it may make a FPO only if the issue is made through the book building process and the issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to qualified institutional buyer and to refund full subscription money if it fails to make the said minimum allotment to qualified institutional buyer। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कुछ एग्जीक्यूटिव में भी आपने पढ़ा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव में इतना क्लैरिटी के साथ नहीं है जितना क्लैरिटी के साथ प्रोफेशनल्स में। जप इसको कर दिया है मैंने बंद। और यहां पे लिख रहा हूं मैं आईपीओ। पहले ही बोल चुका हूं कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक आप में से किसी को लिखना नहीं, मैं कभी भी कुछ भी चेंज करा सकता हूं। ये हो गया आईपीओ। तो ये टॉपिक हो गया एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सुना अच्छे से, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में फॉर आईपीओ ये 4 पॉइंट है। सर ये तो पहले से दिमाग में बैठ चुके थे, अब सुनना मेरी बात को। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, मजा नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल के रख देना शाहरुख खान। एफपीओ कि अगर एफपीओ करना है तो क्या, तो एक ही कंडीशन है सिर्फ, कौन सी कंडीशन, नंबर 4 जो ऊपर है वही एक कंडीशन है। इफ इन केस ऑफ चेंज इन नेम इन लास्ट 1 ईयर,
in case of change in name in last 1 year. In case of change in name in last 1 year. फोकस करना अच्छे से. अगर पिछले 1 साल में नाम चेंज हुआ है, देन आप सबको पता है कंडीशन क्या है, एट लीस्ट 50% रेवेन्यू, सेम पॉइंट, शुड बी फ्रॉम एक्टिविटी suggested by the new name. खत्म खत्म बस. तो आईपीओ के लिए देयर आर 4 कंडीशंस, एफपीओ के लिए देयर इज अ सिंगल कंडीशन. वेरी गुड. लेकिन एफपीओ के लिए, सिर्फ एफपीओ के लिए समझना, एफपीओ के लिए एक ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी है. क्या ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी है? कि अगर कोई ये कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, एक सिंगल कंडीशन जो है वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो एफपीओ के लिए एक एडिशनल कंडीशन है, क्या ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी कहते हैं, कि इफ अ कंपनी इज मेकिंग एन इशू थ्रू, issue is through qualified institutional placement, issues through book building, sorry, it is a book building issue, it is a book building issue plus 2 कंडीशन है. बुक बिल्डिंग इशू होना चाहिए. बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है? अगर आपने एक्सेलेटर में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपके खून में पिरो दूंगा, वो एक एक चीज दिलो दिमाग में बैठा दूंगा. व्हाट डू यू मीन बाय बुक बिल्डिंग इशू? तो चिंता नहीं करनी चाहिए. बुक बिल्डिंग इशू प्लस 75% टू बी allotted to QIB. सो आपको ये 2 कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी कि आपका इशू होगा बुक बिल्डिंग इशू से, और उस टोटल इशू का 75% आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे रहे हो. 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे रहे हो. ये 2 कंडीशन अगर आप कंप्लाई कर देते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी नॉर्म से बैकडोर एंट्री से एंटर करके अपना एफपीओ करा सकते हैं. अपना एफपीओ करा सकते हैं. तो अगर आपको एफपीओ करवाना है तो आपके पास 2 चॉइसेस है. एक तो वो कंडीशन कंप्लाई करो, और अगर वो कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो एक बैकडोर एंट्री है, बुक बिल्डिंग इशू प्लस 75% टू बी अलॉटेड टू QIB. इसीलिए इसको हम प्यार से कहते हैं ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी. ऑल्टरनेट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट या फिर ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. ताकि अगर ऊपर की कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो आपके ये एक ऑप्शन है कि इस रूट से आप अंदर एंट्री ले सकते हैं. Are you people understanding what I'm trying to tell you? Are you people understanding what I'm trying to tell you? Very comfortably. तो अभी मैंने आपको क्या किया है, मैंने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को कंपेयर कर लिया. एक तरफ यहां पे हो गया है आईपीओ का एलिजिबिलिटी, और एक तरफ यहां पर हो गया है एफपीओ का एलिजिबिलिटी. तो हमने 2 टॉपिक से कंपेयर करके पढ़ा. एक टॉपिक यहां पर है आईपीओ का एलिजिबिलिटी पेज नंबर 1.4 पे, और एफपीओ का एलिजिबिलिटी पेज नंबर 1.6 पे. तो 1.4 और 1.6 को हमने मिला के यहां पर इस तरह से बना दिया है पेज 1.4 पेज 1.6. एलिजिबिलिटी ऑफ आईपीओ, ये 4 कंडीशन से 4 कंडीशन करोगे तो आप लिस्ट हो सकते हो. एलिजिबिलिटी फॉर एफपीओ एक ही कंडीशन है, वो कंप्लाई करके आप लिस्ट हो सकते हो. लेकिन अगर वो एक कंडीशन भी कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो यू हैव एन ऑल्टरनेटिव एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वेयरइन द इशू हैज टू बी थ्रू एन बुक बिल्डिंग मेथड. बुक बिल्डिंग इशू होना चाहिए प्लस 75% हैज टू बी अलॉटेड टू QIB. क्लियर है क्या? हम लोग फर्स्ट प्रॉपर टॉपिक. तो हमने 2 टॉपिक पढ़े. आईपीओ में हमने पढ़ा था एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड एंटिटीज नॉट अलाउड टू गो फॉर आईपीओ. एफपीओ में भी पढ़ा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड एंटिटीज नॉट अलाउड टू गो फॉर एफपीओ. तो एंटिटीज नॉट अलाउड टू गो फॉर एफपीओ आईपीओ भी तो सेम ही है. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, आपके प्रमोटर डायरेक्टर नहीं जा सकते. आपके इश्यूअर प्रमोटर डायरेक्टर अगर विलफुल डिफॉल्टर है आप नहीं जा सकते. उसके बाद में पहले 2 पॉइंट कि अगर आपके प्रमोटर डायरेक्टर इश्यूअर ये सब लोगों में से कोई भी डिबार्ड है तो आप नहीं जा सकते. अगर आपका प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर जो कि डिबार्ड है तो भी आप नहीं इश्यू कर सकते. आईपीओ एफपीओ नहीं कर सकते. 4 पॉइंट्स कॉमन हो गए.
एक एडिशनल पॉइंट आईपीओ के अंदर कि इफ यू हैव एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और यू हैव गिवन एनी राइट वेर इन द पर्सन कैन कन्वर्ट एंड गेट एनी इक्विटी शेयर, तो उस केस के अंदर भी आप आईपीओ नहीं कर सकते। खैर उसमें दो एक्सेप्शन है कि अगर आपने इंप्लॉइज को ईसॉप ईसॉप दिया है तो चलेगा, या फिर अगर आपने किसी कन्वर्जन का ऑप्शन दे रखा है, कन्वर्टेबिलिटी है, लेकिन वो आपके रेड हैंड प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस देने के पहले कन्वर्ट हो जाएगा तो भी चलेगा। मुझे बताओ कि आप सब मेरे साथ यहां पर हो के नहीं हो? आर यू ऑल विथ मी और नॉट ओवर दिस येट? Perfect, 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 perfect. Beautiful people, beautiful, beautiful, beautiful. So first nice topic that we have completed. ठीक है? What I want you to do, I want you to beautifully pen it down. General condition अपन ने ये नहीं पढ़ा है, जनरल कंडीशन नहीं पढ़ा है, जनरल है ना, बाद में देखेंगे उसको, और जनरल कंडीशन फॉर एफपीओ भी बाद में देखेंगे। यस, एडिशनल कंडीशन फॉर ऑफर फॉर सेल नहीं, वो एक अलग परेशानी देगा आपको, छोड़ दो अभी। चल, जस्ट पेन दिस डाउन, जस्ट पेन दिस डाउन, दैट्स इट, जस्ट पेन इट डाउन, एकदम लाइटर नोट पे, जस्ट पेन इट डाउन, बट बहुत सुंदरता से पेन डाउन करिएगा, ठीक है? एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मस्ती से, आईपीओ एफपीओ, एंड यू कैन यूज दिस एंटायर पेज। 1.3 पूरा यूज कर सकते हो आप। 1.3 पे आपने ऊपर थोड़ा सा लिख दिया है ना, 1.3 पे ऊपर ऑलरेडी थोड़ा सा लिख दिया है ना, लिख दिया है क्या? 1.3 पे ऑफर वो टाइप्स ऑफ इशू लिख दिया है ना, तो रुको रुको रुको, टाइप्स ऑफ इशू आपने लिख दिया है ऑलरेडी। 1.5 पे कर लो, 1.5 पे कर लो, 1.5 पे पूरा, लेकिन दोनों एक ही पे लिखो, आईपीओ एफपीओ दोनों एक ही पे आना चाहिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आईपीओ एफपीओ, राइट इट ऑन 1.5, 1.5 पे लिखो। चलिए, क्या बात है यार, मुझे बताओ सब्जेक्ट कैसा है? सिद्धि का एक सवाल है कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सिर्फ एफपीओ है क्या? यस, यही मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या है कि आपके सिलेबस में बहुत इसको इसी को कंप्रेस किया हुआ था, अब यही थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है। जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है वो एक्चुअली सिर्फ एफपीओ के लिए है, जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है वो सिर्फ एफपीओ के लिए है, वो आईपीओ के लिए नहीं है। क्लियर है? चलो, टेल मी हाउ इज द सब्जेक्ट, हाउ इज द सब्जेक्ट, हु इज द मैन, हाउ इज द सब्जेक्ट? बस 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 यही करते चलो और आगे बढ़ते चलो। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो, फुल स्पीड में पेन डाउन, जीडीपीडी, मैं भी कह रहा हूं, परेशान कर देना है, परेशान आस पड़ोस वालों को, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तक नाम चले जाना चाहिए कि ये कौन चीखता चिल्लाता है, ठीक है? बबलू पपलू जो भी आपका नाम हो, हर तरफ। चलिए, just pen it down and that'll be all for this session. Yeah. चलो बताओ, that'll be all from my end. Just pen it down and I'll see people for the next session. tada, पेन डाउन करो ईमानदारी से। Is it done, people?
Is it done? Yes, people. I hope you've written it down and you're really, really, really liking the subject. अभी inclination हो रहा है. कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जीक्यूटिव के रिपीटेड लग रहे होंगे आपको, लेकिन आउट ऑफ ऑल द चैप्टर्स देयर आर मियरली 2 चैप्टर्स, राइट, जहां पे आपको ऐसा लगेगा बाकी चैप्टर सब्सटैंशियली नए रहेंगे. हाँ, कुछ टॉपिक्स ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव का जो सिक्योरिटीज लॉ है उसी का एडवांस वर्जन है यहाँ पे, राइट, तो उसका बेस तो यहाँ पे 100% रहेगा. एंड जिन बच्चों ने थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव में सिक्योरिटीज लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ा था उनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिलेगा उस सब्जेक्ट्स को, और जिन्होंने एग्जीक्यूटिव अच्छे से मेरे पढ़ा था उनको यहाँ पे थोड़ा सा ईज रहेगा, थोड़ा सा आसान लगेगा. ओके, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड एंड आई विल सी यू पीपल फॉर द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस. जीडीपीडी, जय हो आपकी. ओके, ऑन लाइफ किड्स, ठाडा, बाय बाय.